अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले बच्चों इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, हम लोग एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखेंगे, फिर मैं आपको वहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखवाऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल फिज़िक्स की दुनिया विद राहिल कमर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट कह लो आप इसको, या आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कह लो, बात एक ही है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो आपके पास हमेशा थर्ड वेक्टर आता है। यानी कि अगर आप देखें तो स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन नज़र आ जाएगी यहाँ पर बोर्ड की स्क्रीन पर कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्ट इज आल्सो अ वेक्टर देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और मल्टीप्लिकेशन को बच्चों हम लोग यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं क्रॉस के ज़रिए। ठीक है बच्चों, इसी वजह से इसका नाम पड़ा क्रॉस प्रोडक्ट। तो यानी कि आप लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसकी सबसे पहले बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल पर आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास तीसरा दोबारा से वेक्टर भी आया। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह करके लिखा जाएगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ में बेटा यहां पर आप एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। चले मैं इसको एन के बजाय यू से शो कर देता हूं, यू कैप के जरिए। यू कैप यूनिट वेक्टर बेटा इस बात को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए बच्चों ये आपका एक वेक्टर है, दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये सारा आपका है मैग्नीट्यूड, ये सारा क्या है मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर बेटा लाजमी लगाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डोनेट यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक हो गया बच्चों, तो इस वजह से मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी लगा रहा हूँ। अब इसका और इसका क्या रिलेशन है? इसका ये रिलेशन है कि आप इसको अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी और सी का यूनिट वेक्टर, यानी ये सी का मैग्नीट्यूड है और ये सी का यूनिट वेक्टर है, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर देना लाजमी होगा वरना फिर पता नहीं पड़ेगा, आपको पता नहीं पड़ेगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो इसलिए बेटा ये सिंबल आपको लाजमी यूज करना पड़ेगा। अब ये जो सी है ना बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी साइन थीटा को, जबकि ये जो आपका यूनिट वेक्टर है ये आपके डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चों, हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में है, जिसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, टॉर्क बराबर होता है किसके, मोमेंट आर्म क्रॉस फोर्स। ठीक है बेटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि टॉर्क को हम टॉ से शो करते हैं कि आपका जो टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किसकी मल्टीप्लिकेशन से बना है, ये मोमेंट आर्म और फोर्स की मल्टीप्लिकेशन से बना है। और बच्चों याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपकी जो ये दोनों क्वांटिटीज आएंगी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तकरीबन। ठीक है, परपेंडिकुलर ना भी हो तो इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा और आने वाला जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मिसाल के तौर पर बच्चों ये जनाब ये दो जो आपको मार्कर्स नजर आ रहे हैं ये हैं वो दो वेक्टर जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है, और ये वो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो वेक्टर है जो कि इनकी मल्टीप्लिकेशन से आपके सामने आया है। तो बेटा ये इन दोनों का जो प्लेन होगा, प्लेन आपको पता है टू डायमेंशनल होता है, एक फर्ज करें कि एक्स एक्सिस पर है दूसरा वाई एक्सिस पर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर बेटा ये तीसरा वेक्टर आएगा कुछ इस तरह करके। अब ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे की तरफ भी होता है। अब हम ये देखेंगे कि ऊपर क्यों होता है और नीचे क्यों होता है, और हमने यहाँ पर साइन थीटा को क्यों इस्तेमाल किया, ये सवाल पैदा होता है। बच्चों फर्ज कर लो आपके पास ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए
और दूसरा वेक्टर आपके पास b, ये जनाब आप इसको वेक्टर b कर लें और इसको आप वेक्टर a कर लें और ये इनके दरमियान थीटा आ गया। अब जैसा कि कल हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा था बच्चों, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपका एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे वाले के कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे थे, हम ले रहे थे जनाब वहां पर x वाला कंपोनेंट, x एक्सिस वाला कंपोनेंट ले रहे थे, या यूं कह लो कि बेस वाला कंपोनेंट ले रहे थे, और इस वजह से बच्चों वहां पर कोस थीटा इस्तेमाल हुआ था। लेकिन आज जो कंपोनेंट इस्तेमाल होगा वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस्तेमाल होगा बजाय के बेस कंपोनेंट के, या यूं कह लो कि x वाले कंपोनेंट के बजाय हम y वाला कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं। आज फिर हम दोबारा प्रोजेक्शन गिराते हैं। आपका प्रोजेक्शन फर्ज करें मैंने गिराया जनाब कहां से, b से a की जानिब, तो यानी कि अब ये एंगल, ये तो आपका हो गया 90 का, और ये आपका हो गया by, और ये आपका हो गया bx, ये सारा यहां से लेकर यहां तक। अब b का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ a, और ये जो कंपोनेंट है b का वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, a के साथ। देखें बेटा यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो यहां पर बच्चों जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो दर हकीकत b के y कंपोनेंट और a की हो रही है, जिसको हम किस तरह पढ़ सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अ a, या यूं कह लो कि प्रोजेक्शन ऑफ अ b ऑन a। अगर आप इसको लिखते हो, अगर आप इसको लिखते हो तो बेटा ये कुछ इस तरह करके लिखा जाएगा, a क्रॉस b, ठीक हो गया। और जवाब में हमारे पास एक तीसरा वेक्टर आ जाता है जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है। अब उसका कैसे पता चलेगा बच्चों, देखो आपने क्या करना है, आपका एंगल जो बन रहा है वो a से b की तरफ बन रहा है। तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी फिंगर्स जो है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सीधे हाथ की सबसे पहले कर्ल, ये जो फिंगर्स हैं आप इन द डायरेक्शन ऑफ ए रखें सबसे पहले, फिर आपको कहाँ पे ले जाना है, बी की जानिब ले जाना है। तो बेटा आप इसको जनाब ऐसे करके कर्ल कर लें इन द डायरेक्शन ऑफ बी। आप देखेंगे आपका थंब जो है बेटा वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इस वक्त जो सी है वो हमारा यहाँ पर है। अच्छा सर बी कहाँ पर है, बेटा देखिए अगर ये एरो नीचे अंदर की तरफ बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो बी है ना बच्चों वो इनवर्ड है, इन टू द प्लेन है, जबकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस है और ये अलोंग द वाई एक्सिस है। यानी दोबारा सुन लो बच्चों, ए आपका अलोंग द एक्स एक्सिस है, सी जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो सामने आया है या आपके जो इस प्रोडक्ट के जरिए वेक्टर आया है वो अलोंग द वाई एक्सिस है, जबकि आपका बी जो है वो अलोंग द जेड एक्सिस है इनसाइड। इसी बात को अब ये जनाब हमारे पास इसका जवाब आ गया सी, या हम कह सकते हैं कि क्या जवाब आया, ए बी साइन थीटा, और ये जनाब मैंने साथ में यूनिट वेक्टर लगा दिया, यहाँ थीटा भी लगा देते हैं साथ में ना ऐसे, और ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। कहानी का दूसरा रुख, अब हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्शन ए का गिराते हैं बी की जानिब। दोबारा से देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका है, इसको हटा देते हैं सबसे पहले, ये आपका ए और बी है, ये बी और ये आपका ए। अब ए का प्रोजेक्शन गिर रहा है किस पर बच्चों, बी की जानिब, ये जनाब यहाँ पर गिरा। अब जब यहाँ प्रोजेक्शन गिरेगा तो आपका 90 का एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है। सर यहाँ क्यों, क्योंकि ए परपेंडिकुलर नहीं है बी के, ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है बी के। जैसे यहाँ पर देखें आप, बी का ये कंपोनेंट था ए के परपेंडिकुलर, जबकि बी इसके परपेंडिकुलर नहीं था, इसका बी वाई जो था वो परपेंडिकुलर था। देखिए इन दोनों के दरमियान ए और इस कंपोनेंट के दरमियान में 90 का एंगल है। इसी तरह से यहाँ पर हम लेंगे ए वाई, और यहाँ पर अब ये एंगल के सामने आ गया ए वाई, और यहाँ आना था ए एक्स। ए एक्स इसकी डायरेक्शन में, तो ये फ्लॉप है, जीरो, कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा आपको सारा रिजल्ट देगा ए वाई। अब इसको सर कैसे करें, इसको ऐसे पढ़ेंगे भाई, कंपोनेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या यूं कह लो बच्चों कि प्रोजेक्शन ऑफ अ ए ऑन बी। सर इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, अब बेटा आपका जो एंगल है ना उसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, यानी कि अब आपने क्या करना है, आपने यूं समझ लें कि अब आपने इस तरह रखा था, अब आप ऐसे करें, ये सबसे पहले बी की डायरेक्शन में, और फिर आप इसको कर्ल करेंगे किसकी, ए की डायरेक्शन में।
तो अब आपका थंब कहाँ पर है बेटा, डाउनवर्ड है, इसका मतलब है आपका जो वेक्टर आ रहा है वो नीचे की तरफ आएगा। और बेटा आपको पता है कि साइन थीटा 90 पर +1 होता है और 270 पर -1 होता है, यानी कि आप ये समझ लेंगे इसने कंप्लीटली अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल ऐसे करके चेंज कर लिया। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा बी क्रॉस ए जो है वो बराबर आएगा सी के, लेकिन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। माइनस साइन शोज डेट इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -AB साइन थीटा और ये साथ में यूनिट वेक्टर। अब इससे एक बात ही समझ में आई बच्चों कि हमारा A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। इसका मतलब है बच्चों कि इट डज नॉट ओबे द कोमोटेटिव लॉ, यानी ये क्या हो गया, नॉन कोमोटेटिव हो गया बेटा। ये आपको याद होगा कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो था उसके अंदर वो कोमोटेटिव लॉ को ओबे कर रहा था, बट ये कोमोटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। यहां पर माइनस आ जाएगा क्योंकि इनकी जब जगह चेंज करेंगे या इनकी मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ सी, वेक्टर सी की बेटा यही वो डायरेक्शन ऑफ सी है जिसके बारे में बता रहा था। अब मैं इसको एक दफा दोबारा बता देता हूं कि अगर आपके पास, एक दफा और देख लीजिए बच्चों ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और एक दफ़ा दोबारा बना देता हूँ मैं। ये ऐसे लाइंस थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है, चीज़ समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है बच्चों। सबसे पहले प्रोजेक्शन हमने गिराया बेटा बी से ए पर, तो यहाँ पर आपका एंगल बना, यह 90 का, और यहाँ पर कौन इन्वॉल्व हो रहा है, बी का वाई कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है ए के साथ। तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका जवाब होगा A क्रॉस B इज इक्वल टू C, और C कहाँ पर पैदा हो रहा है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका C है, ये C की डायरेक्शन है। जबकि यहाँ पे हम प्रोजेक्शन गिराते हैं कहाँ से बच्चों, A से B पर, तो अब राइट एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि अब आपको पता है बेटा कि A का कौन सा Y कंपोनेंट यहाँ इन्वॉल्व है, जो कि B के साथ क्या होना चाहिए, 90 के एंगल पर होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट 90 पर ही काम करता है। तो बच्चों इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा कि अब आप कहाँ से आ रहे हो, अब आप B से स्ट्रेच इन द डायरेक्शन ऑफ B एंड कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ A, तो आपका ये बनेगा C नीचे की तरफ, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, B क्रॉस A इज इक्वल टू -C। C कोई भी एक वेक्टर हो सकता है बच्चों। इसको आप टॉर्क पे किस तरह इस्तेमाल करते हो, देखो बेटा आपके पास एक दरवाज़ा है ना, दरवाजे का ये जो जहाँ से दरवाज़ा जुड़ा हुआ होता है वहाँ से लेकर दरवाजे पे जब हम फोर्स लगाते हैं इसको हम मोमेंटम कहते हैं। अगर आप मोमेंटम की डायरेक्शन में दरवाजे पे कितना भी धक्का लगाओगे ना, दरवाज़ा आपका कभी भी टर्न नहीं करेगा। दरवाजे को टर्न करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को टर्न करना पड़ेगा, फिर आप दरवाजे को बंद या खोल सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई सवाल। इसके बाद एक छोटी सी बात और यहाँ पे लिखी हुई है बेटा कि वेक्टर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, आपका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो पैदा होने वाला जो वेक्टर होगा वो इस पूरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ऐसे करके। यही टॉर्क के साथ है। आपका जब क्या कहते हैं, आपका जो मोमेंटम होता है, ये फर्ज करें दरवाज़ा ऐसे है और आप इसको फोर्स लगा रहे हो ऐसे, तो इन दोनों की डायरेक्शन में जो दरवाज़ा जब टर्न होता है ना, तो टर्न होते हुए दरवाज़ा जो टर्न हो रहा है तो आपका अंगूठा बताता है या तो टॉर्क अपवर्ड होगा या फिर आपका टॉर्क डाउनवर्ड। या तो ऐसा होगा दरवाज़ा खोलते हुए ही ऊपर की तरफ टॉर्क पैदा हो रहा होगा और बंद करते हुए नीचे। टॉर्क की डायरेक्शन मालूम करने के लिए बहुत आसान है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर आपकी टर्निंग इफेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क आपका ऊपर की तरफ होगा और ये हमेशा पॉजिटिव टॉर्क कहलाता है। लेकिन अगर आपका जो टर्निंग इफेक्ट है या टर्न जो आप कर रहे हो वो आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो फिर बेटा टॉर्क की डायरेक्शन नीचे होगी और जनाबी आपका नेगेटिव टॉर्क कहलाएगा। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट के। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा आप ले सकते हैं। सामने आपको डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, क्यों उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और क्यों हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है कि मिनिमम वेक्टर। अगर आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा हो बच्चों
तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट या पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हों तो क्या उनके दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट होगी। बच्चों हमने अभी सुना था, अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में बात हो रही थी कि जनाब आपके पास दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, या फिर दोनों में से किसी एक वेक्टर का अगर फर्ज करें कोई एंगल भी बन रहा है तो दूसरा जो एक वेक्टर है उसका कोई एक कंपोनेंट जो है ना बच्चों वो परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं देगा। अब जब यहाँ पर दो वेक्टर आपके हो ही पैरेलल गए, मिसाल के तौर पे ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर है बी, और ये दोनों पैरेलल हैं तो दरमियान में एंगल बनेगा 0, और आप सबको पता है बच्चों कि साइन 0 रिजल्ट देता है 0। यानी अगर आपके पास ए क्रॉस बी है तो इसका मैग्नीट्यूड आपने लिखा ए, दूसरे का लिखा बी, और साइन ने रिजल्ट दिया 0। और आप यहाँ यूनिट वेक्टर भी लगा लेते हैं तो कोई मसला नहीं। साइन 0 बराबर होता है 0 के, और 0 से जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो सारा जवाब आपका क्या हो जाता है 0। तो इस तरह से आपका जो जवाब आएगा वो 0 आएगा। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक वेक्टर आपका 0 हो जाए या फिर दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हों तो याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपका जवाब देगी 0, या हम इसको कह सकते हैं आपका मिनिमम आंसर। इसके बाद बच्चों बात आती है हमारी मैक्सिमम जवाब कब आता है। तो अभी मैंने बताया कि अगर एंगल बन रहा है तो फिर कोई एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा वो जवाब देगा, लेकिन वो जवाब आपका मैक्सिमम नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा वेक्टर आपका परपेंडिकुलर हो जाए दूसरे वेक्टर के साथ, यानी एक वेक्टर आपका किसी एक एक्सिस पर है, दूसरा वाला वेक्टर किसी दूसरे एक्सिस पर हो, तो फिर जनाब वो आपको बिल्कुल मैक्सिमम जवाब देता है। तो यहां भी ये लिखा है कि अगर फर्ज करें कि दो वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एंगल विल बी 90। अब आपको बच्चों पता है कि साइन जो 90 है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जवाब देता है, वो होता है 1। तो एसी प्रोडक्ट आपकी मैक्सिमम होगी बच्चों। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, मैग्नीट्यूड है ये भी ना साइन, और यहाँ लिखा 90। सर ये किस तरह होंगे, ये ऐसे हो सकते हैं बच्चों, आपका एक वेक्टर ऐसे होगा, एक वेक्टर ऐसे होगा। फर्ज करें आपका वेक्टर ए है और ये आपका जनाब वेक्टर बी है, और देखें दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, ना कि इनका कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो। यहाँ अगर आप यूनिट वेक्टर लगा भी लेते हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो जवाब है जनाब वो आ जाएगा ए बी। ठीक है सर, इसमें जो वेक्टर पैदा होगा वो कहाँ पर होगा। देखें बच्चों, अगर ये आपका एक्स एक्सिस पर है और ये आपका वाई एक्सिस पर है तो पैदा होने वाला वेक्टर या तो आपका जेड एक्सिस पर होगा, या तो आउटसाइड पर होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, या फिर वो इनटू द प्लेन होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई सवाल। अब जनाब हमारे स्टार्ट होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप सबको पता है बच्चों कि अगर किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं तो उनके कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 यूनिट वेक्टर से, क्योंकि यूनिट वेक्टर का तो काम इंडिकेट करना है डायरेक्शन को। तो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है आई जो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे जो रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, और के जो रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। इसको ऐसे। अब सबसे पहले जवाब दिया है कि अगर आई क्रॉस आई हो तो क्या होगा। तो बेटा हमारी कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, हमारी पैरेलल वाली कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि आई भी एक्स एक्सिस पर होगा, दूसरा वाला आई भी एक्स एक्सिस पर होगा। जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो फिर बेटा इनका जवाब 0 आएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट वेक्टर है, और जनाब साइन होगा 0 क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो ये जवाब देगा 0। इसी तरह से आपका जे क्रॉस जे भी जवाब 0 आएगा, और के क्रॉस के का जवाब भी 0 आएगा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इफ द 2 वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, या 2 यूनिट वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, या सेम यूनिट वेक्टर्स गिव द रिजल्ट 0। सेम यूनिट वेक्टर्स गिव द रिजल्ट 0, यानी आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अब यहां थोड़ा सा इसके थोड़े डिफरेंट जवाब आते हैं जब हम आई क्रॉस जे को मल्टीप्लाई करते हैं, जे क्रॉस के को, के क्रॉस आई को, तो ये क्या होता है। अब इसको समझने की जरूरत है आप लोगों को। बेटा देखें, आप अगर आई और जे को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि एक आपका एक्स एक्सिस पर है वेक्टर, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो आपको पता है अब इसका रिजल्ट जरूर आएगा, और वो रिजल्ट इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो कहां होगा, वो जेड पर होगा। अगर एक्स वाला और वाई वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जेड पर आएगा, जेड वाला और वाई वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स पर आएगा, और एक्स और जेड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वाई पर आएगा। यानी कि आई जे मल्टीप्लाई होगा, जो मिसिंग होगा वो उसका जवाब होगा।
लेकिन ये अब ज़रूरत है कि भाई ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये दो बातें अलग अलग है। बच्चों आप ऐसे करके देख लें कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो भी काम एंटी क्लॉकवाइज होता है ना वो पॉजिटिव होता है। हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, मतलब हम I से J पर चलें, J से K पर चलें और K से I पर चलें, तो हमें हमेशा जवाब पॉजिटिव मिलेगा। यानी I क्रॉस J हमें जवाब क्या देगा? K। जो मिसिंग होगा वो आ जाएगा। फिर J क्रॉस K क्या जवाब देगा? जो मिसिंग होगा यानी I। और K क्रॉस I ये क्या जवाब देगा हमें? J। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम लोग उल्टा चलें, क्लॉकवाइज चलें, क्लॉकवाइज में ये हमेशा नेगेटिव जवाब देगा। मिसाल के तौर पर आप कहाँ से जा रहे हो? अब आप जनाब J से चलते हो कहाँ पर? I पर। फिर I से चलते हो कहाँ पर? K पर। और K से कहाँ चलते हो? J पर। तो फिर देखें क्या होता है, J क्रॉस I, J क्रॉस I ये आपको देगा माइनस का K। ठीक है। K क्रॉस J ये जवाब देगा माइनस का I। और I क्रॉस K ये आपको जवाब देगा माइनस का J। यानी कि वही बात आ गई बच्चों के क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ। ये नॉन कॉम्यूटेटिव होते हैं, अगर इनकी जगह चेंज कर दें तो इनके जवाब भी चेंज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे आपका जवाब क्या आया, आप कहाँ जा रहे हो? I से J पर जा रहे हो तो पॉजिटिव K, J से K पर आ रहे हो पॉजिटिव I, K से I पर जा रहे हो पॉजिटिव J। लेकिन अगर आप J से I पर आए तो नेगेटिव K, I से K पर आए नेगेटिव J, J से K से J पर गए तो नेगेटिव I। ये इसके बेटा यूनिट वेक्टर्स हैं। तो बच्चों हम लोग लेक्चर को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। और लाइट आ गई है दोबारा से, उससे पहले थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को चलो शुक्र है। तो बेटा इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग इसके कुछ MCQs हल करेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो स्केलर एंड वेक्टर के MCQs के ऊपर आएगी, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम्स होने वाले, एग्जाम्स तो चल रहे हैं, प्री एंट्री होने वाली है, तो उसमें MCQs हो सकता है आपके काम आ जाएँ थोड़े से। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।